जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है आप सभी का SCS एकेडमी के YouTube चैनल पर। दोस्तों आज से हम हमारे इस चैनल पर डेली करंट अफेयर की क्लासेस को फिर से शुरू कर रहे हैं। पहले हम लोग करंट टू कोर हर एक टॉपिक का डिस्कशन कर रहे थे। अब से जो हम करंट अफेयर की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, इसमें हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में डिस्कस करेंगे टॉपिक्स को और उससे संबंधित करंट टू कोर सारे इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी, ताकि वो टॉपिक आपका इसी प्लेटफॉर्म पर एक ही जगह पर कंप्लीट हो जाए और एग्जाम में जैसे ही वहां से कोई प्रश्न देखने को मिले तो आपसे बिल्कुल भी छूटे ना। तो लगातार बने रहिए इस क्वेश्चन सीरीज से। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें आज आपका पहला प्रश्न है करंट अफेयर पर आधारित कि 40वें कोस्ट गार्ड कमांडरों का सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था। दोस्तों कोस्ट गार्ड कमांडर जो व्यवस्था है वो हमारे देश में 1978 से प्रारंभ की गई है। इसके लिए एक अधिनियम बनाकर कोस्ट गार्ड कमांडर सिस्टम जो है वो शुरू किया गया भारत में। ये क्यों शुरू किया गया है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि 40वें कोस्ट गार्ड कमांडर का सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था। ध्यान रखेंगे नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है हाल ही में। और राजनाथ सिंह जी जो हैं, जो पहले बीजेपी अध्यक्ष भी रह चुके हैं राष्ट्रीय स्तर पर और वर्तमान में रक्षा मंत्री के तौर पर तैनात हैं। तो कोस्ट गार्ड कमांडरों का जो 40वां सम्मेलन है, इसका उद्घाटन राजनाथ सिंह ने दिल्ली में किया है। यहाँ एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, ये जो सम्मेलन हो रहा है ये 3 दिवसीय सम्मेलन रहा है। 3 दिवस का सम्मेलन हुआ है, ये कहाँ, दिल्ली में, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि वर्तमान में जो समुद्री चुनौतियां हैं, कहीं ना कहीं उन समुद्री चुनौतियों का समाधान करना है। इसके साथ साथ इस सम्मेलन में भारत की जो तटीय निगरानी तंत्र है उसको और सुदृढ़ बनाना और व्यवस्थित करना है। याद रखिए भारत का जब हम तट सीमा देखते हैं दोस्तों, तो मुख्य सीमा जो है भारत की, उसकी तट सीमा गुजरात से जब हम देखें तो 9 तटीय राज्यों को मिलाकर बंगाल तक है, गुजरात से बंगाल तक। और इस मुख्य भूमि की सीमा की कुल लंबाई लगभग 6100 किलोमीटर के आसपास है, बराबर। अभी जो 6100 किलोमीटर लंबा भारत का तट है, इसकी निगरानी की खासा जरूरत होती है, इसकी सुरक्षा की खासा जरूरत होती है। क्यों होती है जरूरत? क्योंकि यहां से हमारे देश में अवैध घुसपैठ हो सकती है, आतंकवादी गतिविधियों को जिससे बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा इस पूरे क्षेत्र से अवैध व्यापार हो सकता है, तस्करी हो सकती है कई सारी चीजों की। तो उन सब पर निगरानी रखने के लिए इस कोस्ट गार्ड कमांडर व्यवस्था को 1978 से प्रारंभ किया गया है और इसी को और सुदृढ़ बनाने के लिए ये 40वां सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसके अंतर्गत पूरी व्यवस्था पर कहीं ना कहीं मंथन किया जा रहा है, ठीक है। और ये जो कोस्ट गार्ड कमांडर है दोस्तों, ये व्यवस्था भारत के रक्षा मंत्रालय के अधीन है। इसलिए रक्षा मंत्रालय के जो मंत्री हैं भारत में, राजनाथ सिंह जी, वो इसके उद्घाटन के लिए भी पहुंचे हैं। क्लियर दोस्तों? एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कहां पर यह सम्मेलन हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ये पूछेगा कि कोस्ट गार्ड कमांडर जो है इसका प्रारंभ कब से किया गया। तो इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 1978 में की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ओके। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के पहले दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत किस राज्य में की जाएगी। देखिए जब हम बात करते हैं दोस्तों भारत के पहले दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र की, तो ये अपने प्रकार का उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाने वाला पहला केंद्र होगा, ये ध्यान रखना है। और इसके लिए कहीं ना कहीं IIT रुड़की जो है दोस्तों, उसकी भी मदद दी गई है, ये ध्यान रखिएगा। IIT रुड़की भारत में कहीं ना कहीं पहले विश्वविद्यालय के तौर पर स्थापित रहा और 2001 में इसे IIT का तमगा दे दिया गया था। इसके अलावा और याद रखिएगा कि IIT रुड़की को पहले थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियर के तौर पर जाना जाता था। याद रखिए थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियर के तौर पर इसे हम लोग जानते हैं पहले समय से। और 2001 में इसे IIT का दर्जा दिया गया था। IIT की व्यवस्था की बात करें तो भारत में पहला IIT जो दोस्तों फर्स्ट
वो खड़गपुर का आईआईटी है जो कि बंगाल में स्थापित किया गया है। ठीक, और ये याद रखिएगा कि ये जो भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, इसकी एक खासियत है कि भारत में ये 5G और 6G टेक्नोलॉजी जो है, 5G और 6G टेक्नोलॉजी जो है इसके विकास में शोध करेगा, इसमें इंपॉर्टेंट योगदान देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हुई किसकी, आईआईटी रुड़की की, उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जा रहे दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की, जो भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए अफ्रीकी क्षेत्र की किस टीम ने क्वालिफाई किया है? तो याद रखिए, युगांडा वो टीम है जिसने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो होने वाला है 2024 में, इसमें एक टीम के तौर पर क्वालिफाई कर लिया है। ध्यान रखना है, किसी भी वर्ल्ड कप या वैश्विक स्तर के आईसीसी के टूर्नामेंट के पहले उसके क्वालिफाइंग स्टेज को देखा जाता है। कोई भी टीम अगर इसमें शामिल होना चाहती है तो उसको अन्य टीमों के साथ प्रारंभिक मैच खेलना पड़ता है। जीतने के बाद जब वो क्वालिफाइंग के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा कर लेती है तो वो टीम फिर वर्ल्ड कप में या बड़े आईसीसी टूर्नामेंट में खेलती है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अभी भारत में आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ है 2023 में 50 ओवर का। अब इस 50 ओवर के मैच में जब इंग्लैंड की हालत आप देख रहे थे तो आप सबको जानते हैं कि इंग्लैंड की हालत बहुत बुरी थी। तब कहा जा रहा था कि इंग्लैंड अगर कुछ मैचेस नहीं जीतती है, अंडर 7 अंडर 8 में नहीं आती है, तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, उसको क्वालिफायर के मैच खेलने पड़ेंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आईसीसी के जो टूर्नामेंट होते हैं उसमें जो टीम ऊपर के पायदान पर रहती है वो ऑटोमेटिक अगले आईसीसी टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर जाता है, लेकिन जो सबसे निचले स्तर की टीमें होती हैं उनको क्वालिफाई करने के लिए मैचेस खेलने पड़ते हैं। तो ऐसे में जो अफ्रीकी देश है, यहाँ से युगांडा जो है उसने 2024 में होने वाले 2020 विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और ये याद रखिएगा कि युगांडा पहली बार किसी ऐसे आईसीसी टूर्नामेंट में खेल रहा है। जब हम युगांडा की बात करते हैं दोस्तों, तो ये पूर्वी अफ्रीका का देश है, ये पूर्वी अफ्रीका में स्थित देश है। और कंपाला इसकी राजधानी, अगर एग्जाम में पूछे कि इसकी राजधानी क्या है, कंपाला जो है वो युगांडा की राजधानी है। अगर इसकी लोकेशन देखें दोस्तों तो इसकी सीमा जो है वो अलग अलग देशों को छूती है। अगर पूर्व में देखा जाए तो युगांडा के पूर्व में केन्या है, युगांडा के पूर्व में क्या है, केन्या है। युगांडा के उत्तर में अगर आप जाएंगे दोस्तों तो उत्तर में है सूडान। युगांडा के अगर पश्चिम में जाएंगे दोस्तों तो पश्चिम में आपको मिल जाएगा कांगो। युगांडा के पश्चिम में क्या है, कांगो है। और अगर आप दक्षिण पश्चिम में जाते हैं युगांडा के, तो दक्षिण पश्चिम में है रवांडा। रवांडा कहाँ है, युगांडा के दक्षिण पश्चिम में स्थित है रवांडा। और इसके दक्षिण में तंजानिया है। अगर दक्षिण में चले जाएंगे तो आपको मिलेगा क्या, तंजानिया। तो इन सभी देशों से घिरा हुआ है कौन, युगांडा। और इसके दक्षिण में एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है दोस्तों विक्टोरिया झील से लगा हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, अफ्रीका महाद्वीप में ही। राजधानी क्या है, कंपाला इसकी राजधानी है। अब बात करें दोस्तों T20 वर्ल्ड कप की, तो T20 वर्ल्ड कप का प्रारंभ हुआ था 2007 से। सभी लोगों को पता है कि ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। और इस वर्ल्ड कप में किस प्रकार से पाकिस्तान के साथ फाइनल मैच में भारत ने एक रोमांचित जीत हासिल की थी, जोगिंदर शर्मा का बॉल डालना, श्रीसंत का कैच करना। तो एक प्रकार से भारत ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की थी T20 वर्ल्ड कप के प्रारंभिक टूर्नामेंट में ही। तो भारत इसको जीतने वाला प्रथम देश रहा है। इसके बाद लगातार हम देखें हर 2 साल में T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कितने साल में होता है, हर 2 वर्ष में इसका आयोजन होता है। समय समय पर अलग टीमें जीती हैं। इसमें देखें दोस्तों तो भारत के अलावा पाकिस्तान भी जीत चुकी है, वेस्ट इंडीज भी जीत चुकी है, श्रीलंका भी इसको जीत चुकी है। इसके अलावा हम देखें दोस्तों तो वेस्ट इंडीज इसको 2 बार जीती है। मतलब T20 में सबसे सफल अगर टीम है तो वो वेस्ट इंडीज है, ये ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया जो है दोस्तों वो भी इसको जीत चुकी है, किसको, T20 वर्ल्ड कप को। साउथ अफ्रीका एक ऐसी टीम है दोस्तों जो अभी तक आईसीसी के वर्ल्ड कप का जो टूर्नामेंट है वो नहीं जीती है। इस बार भी सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने उसको बाहर कर दिया था, ये भी ध्यान रखना है। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है, तो वेस्ट इंडीज ने 2 बार जीता है, ये ध्यान रखने योग्य बात है।
दोस्तों एक और चीज याद रखिएगा कि T20 वर्ल्ड कप जो है 2024 का, ये अमेरिका प्लस वेस्ट इंडीज के जो द्वीप हैं यहां पर ये होने वाला है। ठीक है, भारत की टीम जो होगी वो यहां पर पहुंचेगी। जून 2024 में ये आयोजित किया जाएगा इन दोनों ही क्षेत्रों में। हालांकि वेस्ट इंडीज के कुछ ऐसे देश भी हैं द्वीप समूह में जो इसकी मेजबानी से हाथ वापस खींच रहे हैं। इसका कारण ये है कि वहां पर जो तैयारियां होनी थी मैदान आदि की, वो तैयारियां वहां पर बेहतर तरीके से नहीं हो पाई हैं, तो ये इस कारण भी करंट अफेयर का मुद्दा है। लेकिन यहां पर युगांडा जो है दोस्तों, उसने इसके लिए क्वालिफाई कर लिया है, ये ध्यान रखना है। युगांडा जो है दोस्तों, ये भी कभी ना कभी ब्रिटिश का गुलाम रहा है और 1962 में इसको ब्रिटेन से आजादी मिली थी, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। यहां पर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन जो है दोस्तों ये भी पूछ सकता है कि T20 वर्ल्ड कप जो है वो कितने वर्ष में होता है। ये भी पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा बार T20 वर्ल्ड कप कौन सा देश जीता है और पिछली बार का विजेता कौन था। तो लास्ट टाइम जो 2022 का T20 वर्ल्ड कप हुआ था दोस्तों, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गरीब कल्याण खाद्यान्न कार्यक्रम को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। तो ये कार्यक्रम दोस्तों 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। ध्यान रखिए, जब कोविड-19 आया था दोस्तों, तो कोविड-19 के दौरान, कोरोना वायरस के प्रकोप के दौरान जब हमारे देश में गरीब लोगों के लिए खाने की समस्या को देखा गया, तो भारत सरकार ने इस योजना को शुरू किया था कि सभी को मुफ्त में राशन प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें राशन में जो आवश्यक खाने की सामग्री है वो एक पैकेट में बनाकर हर परिवार को मुहैया कराई जा रही थी। भारत सरकार ने कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए, उससे उपजी समस्याओं को देखते हुए कोरोना के बाद भी इसको जारी रखा और हाल ही में घोषणा की कि इस गरीब कल्याण खाद्यान्न कार्यक्रम को, अर्थात मुफ्त में गरीबों को खाना देने की योजना को अगले 5 साल तक जारी रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो माइकल डगलस दोस्तों वो हॉलीवुड अभिनेता हैं जिन्हें हाल ही में भारत में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। भारत में दोस्तों अब हाल ही में हम देखें तो 54वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय, याद रखिएगा, भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव चल रहा था। कौन सा फिल्म महोत्सव दोस्तों? तो याद रखें 54वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जिसको आप कहते हैं IFFI। ठीक है, ये जो अवार्ड चल रहा था दोस्तों, इसके दौरान ही माइकल डगलस को इस अवार्ड से नवाजा गया है। ये IIF का 54वां संस्करण जो है दोस्तों, वो कहां आयोजित किया जा रहा है? तो गोवा में किया गया है, ये भी ध्यान रखना है। और अगर बात करें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के बारे में, तो पहली बार ये अवार्ड 1999 में दिया गया था, मतलब 1999 से इसको प्रारंभ किया गया है। माइकल डगलस जो है ये हॉलीवुड अभिनेता है दोस्तों जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। चूंकि ये अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड है तो ये किसी को भी दिया जा सकता है फिल्म क्षेत्र में उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन को लेकर। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर जो है दोस्तों, इसका आयोजन रियाद में किया जाएगा, जो कि सऊदी अरब की राजधानी है। ये ध्यान रखिए, कहां की राजधानी है? ये सऊदी अरब की राजधानी है। अब हुआ ये था कि जब भी आप एक्सपो वर्ल्ड फेयर की बात करते हैं तो ये एक ऐसी व्यवस्था है जो हर 5 साल में आयोजित की जाती है। ठीक है, और ये बहुत लंबे समय तक ये चलता है। लंबे समय तक चलता है का मतलब ये कि कम से कम इसमें मिनिमम 6 माह तक ये कंटिन्यू फेयर आपको देखने को मिलता है। इसकी शुरुआत जो है दोस्तों, एक्सपो की शुरुआत 1851 से मानी जाती है। ये लंदन में हुआ था और इसमें उस समय 25 देश शामिल हुए थे, ये भी ध्यान रखना है। बाद में हम देखें दोस्तों तो 1928 से एक संगठन आप देखते हैं दोस्तों, उसका नाम है बोल सकते हैं इंटरनेशनल, क्या नाम है? इंटरनेशनल डेस एक्सपोजिशन। ये इंटरनेशनल डेस एक्सपोजिशन जो है दोस्तों, ये पेरिस का एक संगठन है। इसको आप बोल सकते हैं ब्यूरो इंटरनेशनल। ठीक है, इसका पूरा नाम ये है। ये 1928 में स्थापित हुआ था
तो ये जो संगठन है वर्तमान में एक्सपो वर्ल्ड फेयर का आयोजन करता है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो वर्ल्ड फेयर है ये हर 5 साल में होता है। अगर ये हर 5 साल में हो रहा है, अगला आप कब देखना है कि 2030 के लिए रियाद सऊदी अरब को इसका कहीं ना कहीं आयोजन करने का अधिकार मिला है। तो पिछली बार ये कब हुआ था? 2020 में, और अगला कब होगा? 2025 में। जो 2020 में हुआ था ना दोस्तों, वो दुबई में हुआ था। 2020 का कहां हुआ था? दुबई में हुआ था। और 2025 का होगा दोस्तों ओसांका या कंसाई में 2025 का एक्सपो वर्ल्ड फेयर आयोजित किया जाने वाला है। तो एक्सपो 2020 वर्ल्ड फेयर दुबई में हुआ था, एक्सपो 2025 ओसांका में होगा। क्लियर? अब ये है क्या, उसको भी समझ लेते हैं दोस्तों। ये एक वर्ल्ड लेवल का एग्जीबिशन है। क्या है ये? एक वर्ल्ड लेवल का एग्जीबिशन है। ये ऐसा एग्जीबिशन है जिसमें दुनिया भर के देश शामिल होते हैं और अपनी उपलब्धियों को दर्शाते हैं, शो करते हैं। इंपॉर्टेंटली अगर देखें दोस्तों, इसमें जो इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं फोकस होता है वो इनोवेशन के ऊपर होता है, तकनीकी के ऊपर होता है और शिक्षा के ऊपर होता है। तो ये सभी देश जो हैं जो इसमें शामिल होते हैं वो अपने अपने उपलब्धियों को प्रेजेंट करते हैं ताकि उनके लिए बिजनेस और बाकी सब चीजें अट्रैक्ट हो सकें। जिस भी देश में इसका आयोजन किया जाता है दोस्तों, तो आयोजन के पहले कहीं ना कहीं इसकी बोली लगती है, मतलब वोटिंग होती है कि किस देश में आयोजन किया जाना चाहिए। इस बार रियाद को, सऊदी अरब को इसकी मेजबानी का 2030 में जो मिला है, तो याद रखिएगा 182 सदस्य जो हैं इसके, उनमें से 119 सदस्यों ने सऊदी अरब के पक्ष में वोट डाला कि यहां पर होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से बहुत बड़ी बात होती है किसी भी देश को कि वहां पर एक्सपो वर्ल्ड फेयर जो है उसका आयोजन किया जाए। जब भी इसका आयोजन होता है दोस्तों, तो दुनिया भर के देश के लोग तो आते ही आते हैं, देश के प्रतिनिधि तो आएंगे, लेकिन वहां के लोग भी आते हैं। मतलब जिस भी देश में इस एग्जीबिशन का आयोजन किया जाता है वहां लाखों लोगों का आगमन होता है, जिससे कि उस देश की टूरिस्ट की व्यवस्था जो है वो बढ़ती है, इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, रेवेन्यू जनरेट होता है और पूरी दुनिया के सामने उस देश की एक अलग ही छवि प्रस्तुत हो जाती है। तो सऊदी अरब जो है वो मौका इस बार पा गया है। 2030 में जब एक्सपो होगा तो कहीं ना कहीं उसकी जो इकोनॉमी है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसको बूस्ट मिलने वाला है, ये ध्यान रखें। तो इस एक्सपो का इंपॉर्टेंस जो है दोस्तों वो किस वजह से है कि जब भी एक्सपो आयोजन होगा तो उस देश में लाखों लोगों का आगमन होगा। लाखों लोगों का आगमन होगा तो जाहिर सी बात है कि लोग आएंगे तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, और देश का रुतबा जो होता है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ता है। वर्ल्ड एक्सपो की शुरुआत 1851 में हुई थी, ये ध्यान रखिएगा, लंदन से। अगला कहां होगा? 2025 में ओसांका में होगा। पिछला कहां हुआ था? दुबई में हुआ था। हर 5 साल में होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 9वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास कहां आयोजित किया गया है? तो याद रखना है कि भारत का जो 9वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास है ये गुजरात के वाडीनार में आयोजित किया गया है, ये ध्यान रखना है। समुद्री क्षेत्र में, तटीय क्षेत्र में जो प्रदूषण संबंधी व्यवस्था है, जैसे कि तेल रिसाव के बाद समुद्री जल का प्रदूषण हो जाना, इन सब चीजों के नियंत्रण को लेकर अभ्यास का ये आयोजन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर के बाद एक डिटेल में कुछ टॉपिक को भी समझते हैं दोस्तों। जैसे हाल ही में जो चर्चा में मुद्दा रहा वो रहा है लेंटाना कैमरा। ये लेंटाना कैमरा क्या है और ये चर्चा में किस वजह से रहा उसको जानना भी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ध्यान रखें, लेंटाना कैमरा जो है दोस्तों एक पौधे की विषैली प्रजाति है, आक्रामक प्रजाति है। ध्यान रखिएगा, लेंटाना कैमरा एक पौधा है, विदेशी पौधा, उसकी एक आक्रामक प्रजाति है, जहरीली प्रजाति के तौर पर आप इसे देखते हैं। और हाल ही में इस लेंटाना बोल सकते हैं कैमरा से हमारे यहाँ देश में बेंगलुरु कर्नाटक में की जो विधानसभा है यहाँ पर हाथियों की मूर्तियां लगाई गई हैं। कितने हाथियों की मूर्ति? 15। देखिए ये लेंटाना कैमरा जो है दोस्तों उससे बनाई गई हाथियों की मूर्ति है। ये 15 हाथी जो है तैयार करके इन्हें प्रदर्शनी के तौर पर कर्नाटक विधानसभा के बाहर स्थापित किया गया था। चूंकि ये लेंटाना कैमरा से बना हुआ है दोस्तों, इसलिए ये चर्चा का विषय रहा। तो इस प्रकार से आप देखो कि ऐसे लेंटाना कैमरा से 15 हाथी बनाकर उनको प्रदर्शित
किया गया है। और याद रखिए कि लेंटाना कैमरा जो है वो इस प्रकार के पौधे होते हैं दोस्तों, रंग बिरंगे फ्लावर के तौर पर आप इनको जानते हैं। और ये मूलतः अमेरिका की पौधा है दोस्तों। कहाँ का पौधा है? ये मूलतः अमेरिका का है। और कहाँ मिलता है? ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलता है। क्योंकि भारत की जलवायु भी उष्णकटिबंधीय जलवायु है दोस्तों, तो भारत में भी इसका मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। भारत में ये बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि एक 12 झाड़ी है, मतलब ये आपको साल के 12 महीने दिखाई पड़ेगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। जलवायु के अनुरूप परिवर्तन करने की इसमें क्षमता है। जैसे जलवायु होती है वैसे ये ढल जाता है, इसलिए ये 12 मासी मौजूद है ना। ठंड में, गर्मी में, बरसात में हर समय ये मौजूद होता है, क्योंकि ये जलवायु के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है। ये उच्च तापमान को सह सकता है, नमी को सह सकने में भी क्षमता, कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि ये क्षमतावान होता है। अगर ज्यादा पानी गिर जाए, ज्यादा नमी हो जाए तो उस संदर्भ में भी जीवित रहेगा। अगर पानी कम गिरे तो उस स्थिति में भी ये कहीं ना कहीं जीवित रहता है दोस्तों। कहीं ना कहीं ये आक्रामक प्रजाति जो है दोस्तों, ये भारत के लिए, भारत के जंगलों के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का कारण रहा। इसलिए हमारा देश में जो है इसको काटा जाता है, इसको उखाड़ा जाता है, इसका खात्मा किए जाने का प्रयास किया जाता है, ये ध्यान रखें। अगर हम देखें ये कैसे आया था, तो ब्रिटिश समय में, आज से लगभग 200 साल पहले सजावटी पौधे के तौर पर अंग्रेज इसे भारत में लेकर आए थे। लेकिन उन्होंने देखा कि धीरे धीरे करके भारत में ये फैलता चला गया और इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी हमें देखने को मिलने लगा है। परितंत्र में इसका नेगेटिव इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है। ये किसी भी क्षेत्र की जो मिट्टी उसको खराब कर देता है। जंगल के लिए नकारात्मक होता है, जंगली जीवों के लिए नकारात्मक प्रभाव छोड़ने वाला होता है। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में ये मिलता है और वहां पर ये बहुत ज्यादा इसको प्रभावित भी कर रहा होता है। याद रखिए, इसको आप और नामों से भी जानते हैं, जैसे से आम बोलचाल की भाषा में पंचफूली कहा जाता है, और कहीं ना कहीं इसका एक नाम छत्तीयनाशी, छत्तीयनाशी भी इसी का नाम है। तो छत्तीयनाशी या पंचफूली भी आप इसी को कहते हैं, ध्यान रखेंगे। इसमें जून के महीने में, मई जून के महीने में जनरली फ्लावर आपको देखने को मिलते हैं। जब आप दूर से देखते हैं तो बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन इससे बचकर रहना है क्योंकि ये एक जहरीला पौधा होता है। हमारे मध्य प्रदेश की जब हम बात करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश का जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, इस क्षेत्र में भी इसका प्रकोप देखने को मिला। तो हमारे यहाँ पर तो इसको क्या जड़ से उखाड़ने का काम हो रहा था। इस समय ये हुआ था कि हिरण जो थे, उन्होंने लगभग 20 हिरणों ने इसको जब खा लिया तो उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये भी सामने आया कि अगर शाकाहारी जानवर पत्ती समझ के इसको खा लेते हैं तो उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि ये जमीन को बंजर करता है, पौधों के लिए हानिकारक है और जानवरों के लिए हानिकारक है। ठीक है, तो ये पौधा प्रचलित रहा, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपको बताना है। एक और टॉपिक रहा दोस्तों कि पटना में एक हाईकोर्ट जो है पटना की, उसका एक निर्णय देखने को मिला। पटना हाईकोर्ट ने 1 दशक पुरानी जबरन शादी को रद्द किया। पटना हाईकोर्ट में केस आया था जिसमें लगभग 10 साल पहले एक जबरदस्ती की गई शादी को रद्द करने का काम कर दिया गया है। एक्चुअल में पटना का जो जनजातीय क्षेत्र है दोस्तों, पटना का जो क्षेत्र है, यहाँ पर एक विवाह चलता है जिसको बोलते हैं आप पकड़वा विवाह। ये जो पकड़वा विवाह है दोस्तों, ये यहाँ पर चलता है, जिसके तहत जबरन शादी की जाती है। और इस प्रथा के खिलाफ ही हाईकोर्ट का ये निर्णय देखने को मिला है पटना में, बिहार में। एक्चुअल में क्या है कि हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम जो है दोस्तों 1955 में आया था। हिंदू विवाह अधिनियम, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हिंदू विवाह अधिनियम कब आया था, तो आपको बताना 1955 में आया था। तो इसके अनुसार जो पूरी प्रथा है दोस्तों शादी करने की, जो एक पूरी आपको संस्कारिक व्यवस्था देखने को मिलती है, तो पकड़वा विवाह जो बिहार में चल रहा है दोस्तों, वो इसके खिलाफ है। तो इसके खिलाफ बोलते हुए इसको अवैध बोल दिया गया है, और जबरन शादी जो की गई थी दोस्तों उसको भी रद्द कर दिया गया है, ये ध्यान रखेंगे। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ ले कि पकड़वा विवाह कौन से राज्य में चलता है, तो आपको बताना है कि ये बिहार में चल रहा था और एक प्रकार की जबरदस्ती शादी की जाती है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि शादी करने के उद्देश्य से जो पुरुष वर्ग है वो स्त्री को किडनैप कर लेता है, उठा लेता है, जबरदस्ती से शादी कर ली जाती है। या फिर जो स्त्री का परिवार है, स्त्री, उसको डराया जाता, धमकाया जाता और उससे जबरदस्ती शादी करने का काम किया जाता है। तो पटना हाईकोर्ट ने इसको रद्द कर दिया, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस करंट अफेयर की क्लास में हमने चर्चा में रहे
प्रमुख मुद्दों को डिस्कस किया है। डेली करंट अफेयर की ये क्लास है, डेली लेक्चर अपडेट होगा दोस्तों, आपको उसको देखना है, देखने के बाद उसके नोट्स बनाना है। ये जितने भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, वो निसंदेह आने वाली परीक्षाओं के लिए आपको इंपॉर्टेंट साबित होगा। वहां पर आपको यहाँ से क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बने रहिए इस क्वेश्चन सीरीज से। जो लोग चैनल देख रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया गया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।